सो हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग इस वीडियो में किन्सियोलॉजी का एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि होने वाला है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बेस ऑफ सपोर्ट, और साथ ही साथ जो आपका इक्विलिब्रियम का जो पार्ट है वो भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि काइंड ऑफ तीनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो समझाने में और ज्यादा आसानी होगी और आपको समझने में भी और ज्यादा आसानी होगी जब हम इन सारी चीज को एक साथ समझ लेंगे। इसके पहले कि हमारे जितने भी वीडियोस थे वो पहले से अपलोडेड हैं, जितने भी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए वो पहले से अपलोडेड है। उनका जो लिंक है नीचे प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके सारे वीडियोस को देख लो। अगर जिन नोट्स हम पढ़ने वाले हैं आप इनको परचेज करना चाहते हो तो ऐप को डाउनलोड कर लो, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप यूजीसी नेट का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप नीचे ऐप डाउनलोड करके वहां से आप उसको एनरोल कर सकते हो। बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है दिसंबर 2025 के लिए, और जो आगे के भी बैचेस हैं वो भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे। चलो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से स्टार्ट करते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है, और फिर धीरे धीरे कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हुए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो बैलेंस होता है, जो इक्विलिब्रियम होता है, कैसे रिलेट करता है एक दूसरे से, इन सारी चीजों को हम देखते चलेंगे। Center of gravity is the point at which an object's weight is evenly distributed and all sides are in balance। तो देखो यहाँ पे अगर हम किसी भी चीज की बात करें या फिर एक ह्यूमन बॉडी की बात करें तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हमारा जो पूरा मास है बॉडी का वो एक जगह आके कंसंट्रेट होता है। यानी कि जो पूरा मास हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग पार्ट में, वो कोई ना कोई एक पॉइंट हर कंडीशन में, आप बैठे हुए हो, आप चल रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप सो रहे हो, आप खा रहे हो, किसी ना किसी टाइम में एक पॉइंट ऐसा जरूर होता है जहां पे आपके जो पूरा मास है वो आके आपका एक जगह कंसंट्रेट होता है, और वही हमारा बॉडी का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सीओजी कहलाता है। ठीक है, एक हम पैरेलल लाइन समझ सकते हैं। हम एक ह्यूमन बॉडी पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, जिससे हम इस चीज का आइडिया लगाते हैं। अभी इमेज से मैं आपको बताऊंगा। इट इज ऑल्सो द एवरेज लोकेशन ऑफ ऑल द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन बॉडी है, तो जो एवरेज वेट आपका जहां पे आ रहा है वो आपका सीओजी कहलाएगा। नॉर्मली द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ह्यूमन इज अबाउट एन इंच बिलो द नेवल इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो आपका जो नेवल रीजन होता है जनरली उससे देखा जाता है कि नीचे ये आपका होता है, या फिर 55% टू 57% ऑफ हाइट का ये आपका होता है। अगर थोड़ा सा और देखा जाए तो जो आपका लंबा रीजन होता है उसमें आपका L1, L2 और जो L3 रीजन होते हैं, यहाँ पे जो वर्टिब्रेज होती हैं इसके अराउंड ही आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जनरली लाई करता है। कब? जब आप एक एनाटॉमिकल पोजीशन में स्टेशनरी खड़े रहते हो तो। ठीक है, फॉर वुमेन दिस इज यूजली जस्ट बिलो द बेली बटन एंड हाफ वे बिटवीन द लोअर बैक एंड बेली। तो विमेन के लिए क्या होता है कि जो सीओजी होती है वो बेली बटन के थोड़ा सा नीचे होती है। फॉर मैन इट इज स्लाइटली अबव द बेली बटन। क्यों? क्योंकि मैं देखो जनरली जो विमेन होती हैं उनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है, आ, उनका पेल्विक एरिया थोड़ा सा ब्रॉडर होता है इन कंपैरिजन टू मैन, इसीलिए उनकी जो सीओजी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है। इसलिए आपने देखा होगा जो फीमेल होते हैं उनका बैलेंस भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली उनकी जो सीओजी है वो नेचुरली काफी नीचे है, और मेल में जो सीओजी होती है वो नेवल रीजन के ऊपर होती है। इसलिए थोड़ा सा बैलेंस का जो इश्यू है वो मेल में ज्यादा देखा जाता है इन कंपैरिजन टू वुमेन। ठीक है, अब देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट इन द बॉडी अराउंड विच द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपीयर्स टू एक्ट, द पॉइंट वेयर द मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। ये हमने बात कर ली। मेन एंड वुमेन हैव अ डिफरेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकती है। मेल्स में हैव अ हायर सीओजी, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है ये आपका ऊपर होता है। मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली एट द सेंटर ऑफ देयर चेस्ट। तो अराउंड सेंटर ऑफ द चेस्ट आप बोल सकते हो, नहीं तो आपका जो नेवल रीजन है उसके ऊपर आप बोल सकते हो। ये सब अप्रोक्सीमेट है, डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन पे। वेट कितना है आपकी बॉडी का, आपकी हाइट कितनी है, उन सारी चीजों पे डिपेंड करता है, मसल मास कितना है। बट अप्रोक्सीमेट आप इतना समझ सकते हो कि नेवल रीजन के ऊपर है। फीमेल्स में हैव अ लोअर सीओजी। वुमेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली एट द सेंटर ऑफ देयर पेल्विस। वुमेन्स बॉडीज आर मोर ग्राउंडेड। तो ज्यादा ग्राउंडेड होती है, थोड़ी सी हाइट कम होती है, इसीलिए उनकी जो सीओजी होती है वो भी आपकी हायर उस कंडीशन में होती है। अच्छा देखो, अब इसमें एक चीज हम समझ सकते हैं कि आपका बेस ऑफ सपोर्ट क्या होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। मैं एक इमेज बनाता हूँ, या फिर इक्विलिब्रियम में आई थिंक इमेज होगी यहाँ पे। ये देखो, अभी हम इस पार्ट पे आएंगे, पर पहले मैं आपको इस इमेज से जो आपका बेस ऑफ सपोर्ट है वो मैं समझा देता हूँ। आप देख सकते हो ये जो इनका पैर है, ये जो पर्टिकुलर एथलीट है, इनके पैर पे आप देख सकते हो ये एक ब्लू कलर की लाइन बनी हुई है, एक सर्कल बना हुआ है। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका बेस ऑफ सपोर्ट कहलाता है। यानी कि जो आपका बॉडी पार्ट ग्राउंड से टच हो रहा है, फ्लोर से टच हो रहा है, वो क्या बनाएगा? वो आपका बेस ऑफ सपोर्ट बनाएगा। अब अगर इस कंडीशन में ये आदमी जो ये बेंड होके अपना हाथ यहाँ पे नीचे अगर रख देता है ना, तो आपका जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो भी यहां पे बढ़ जाएगा। यानी कि आपका कोई भी
दो लिम्स अगर ग्राउंड को टच कर रहे हैं, इवन चार लिम्स भी अगर टच कर रहे हैं, जैसे हम लोग पुशअप की कंडीशन में होते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम कितने ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में, जब हम स्टेबल की कंडीशन में, हमारे एक हाथ यहाँ, ठीक है, एक हाथ हमारा यहाँ, और फिर पीछे जाके हमारा एक पैर यहाँ पे और एक पैर यहाँ पे, ये आप देख सकते हो कि हमारा जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो कितना ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो बेस ऑफ सपोर्ट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कभी भी जब हम बैलेंस की या फिर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आपको कोई भी एक्सरसाइज कराई जाती है या फिर एक स्टेबल कंडीशन में खड़े होकर बोला जाता है, तो हम लोग जनरली क्या कहते हैं कि आपका जो पैर की विड्थ है वो शोल्डर विड्थ की रखो, जितना आपका शोल्डर है उतना अपने पैर को रखो, तो आपका जो स्टेबिलिटी होगी वो अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अल्टीमेटली हम अपना बेस ऑफ सपोर्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। वहीं अगर आप दोनों पैर को ऐसे पास में करके खड़े हो जाओगे और फिर आपको कोई धक्का देगा तो आप गिर जाओगे। मानो कि आप अटेंशन पोजीशन में खड़े हो, आपके दोनों फीट जो हैं वो आसपास खड़े हैं, आसपास हैं एक दूसरे के, कोई आपको धक्का देगा तो आप इजिली गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि उन दोनों पैरों के हिसाब से जो दो पैर आपके इतने पास पास थे, तो बेस ऑफ सपोर्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटा है। लेकिन वहीं अगर आप अपने दोनों पैरों को दूर रखोगे और फिर आपको कोई धक्का देगा उतनी फोर्स से, तो आप अपनी बॉडी को मेंटेन रख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज करके रखा है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब हम बैलेंस की बात करते हैं कि हमारी बॉडी में बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, तो कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स होते हैं जिसके हिसाब से हमारा बैलेंस मेंटेन होगा। तो सबसे पहला तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका जितना ज्यादा लोअर रहेगा, जितना ज्यादा नीचे रहेगा, उतना अच्छा बैलेंस आपकी बॉडी में बनेगा। आपने सुमो रेसलर्स को देखा होगा, वो अपना बेस ऑफ सपोर्ट अपने पैरों को कितना ज्यादा वाइड करके रखते हैं, प्लस पूरा नीचे वो बैठ जाते हैं, जिनसे उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो काफी अच्छी तरीके से फिर वहां पे मेंटेन हो जाती है। सेकंड जो चीज थी कि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जितना ज्यादा आपके बेस ऑफ सपोर्ट में लाई करेगी, उतना ज्यादा आपका जो बैलेंस होगा वो उतना ज्यादा अच्छा बनेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई ह्यूमन बीइंग है जिसका बेस ऑफ सपोर्ट इतना है, ठीक है, बेस ऑफ सपोर्ट आपका ये है, मानो कि आपके दो पैर जो हैं, एक पैर आपका यहाँ पे आ रहा है और एक पैर आपका स्टांस के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है। अब आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर वो बेस ऑफ सपोर्ट के जितना अंदर रहेगी, उतना अच्छा बैलेंस आपका बनेगा। यानी कि अगर इस कंडीशन में मैं देखूं, तो अगर मैं नॉर्मल खड़ा हो जाऊं या कोई नॉर्मल खड़ा हो जाए, तो नेवल रीजन के हिसाब से उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो कहां लाई कर रही है, इस बेस ऑफ सपोर्ट के एग्जैक्ट सेंटर में लाई कर रही है। तो ये बेस्ट कंडीशन है आपकी स्टेबिलिटी को बनाने की। अब जैसे जैसे आप अपनी पोजीशन चेंज करोगे और आपकी पोजीशन ऐसी होगी जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कहीं इस बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर लेके चली जाए, तो क्या होगा, इस कंडीशन में आपकी जो स्टेबिलिटी होगी वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। आप खुद ट्राई करके देख सकते हो। दोनों पैरों को उसी पोजीशन पे रखो, पहले नॉर्मल खड़े रहो और फिर अपनी बॉडी को बेंड करना शुरू कर दो। तो जितना ज्यादा बेंड करते जाओगे, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना ज्यादा शिफ्ट होती जाएगी आपके साथ, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने बैलेंस को मेंटेन नहीं रख पाओगे, स्टेबिलिटी नहीं रख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपके बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको आप समझ सकते हो। अभी जब मैं आपको इक्विलिब्रियम बताऊंगा, तो बैलेंस और इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और एक दो फैक्टर्स जो इनमें अलग अलग हो सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ये जो तीन फैक्टर्स मैंने आपको बताया, सबसे पहला लोअरिंग ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ब्रॉडन बेस ऑफ सपोर्ट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद इन बेस ऑफ सपोर्ट, ये जो तीन पॉइंट हैं ये आपके बैलेंस और इक्विलिब्रियम दोनों में ही काम करते हैं। लेकिन बैलेंस और इक्विलिब्रियम जनरली लगता है कि एक ही चीज है, लेकिन इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है, और उन डिफरेंस की वजह से एक दो फैक्टर्स और क्या होते हैं जो इफेक्ट करते हैं उनको, वो हम तब बात करेंगे जब मैं अभी आपको इक्विलिब्रियम समझा दूंगा। चलो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम क्या होता है। When all parts of the body are at rest, either stationary or in a moving position, तो हम अपनी बॉडी को इक्विलिब्रियम उसमें कहते हैं। ठीक है, लिक्विड इन द एयर विच हेल्प्स इन स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी इज एंडोलिम्फ। तो ये हमने पहले भी बात करी थी जब हमने सेंस ऑर्गन्स वाला पार्ट पढ़ा था, कि एंडोलिम्फ नाम का एक आपका एक फ्लूइड होता है आपके कान में, लिक्विड होता है, जो कि आपके बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली वो काम क्या करता है कि जैसे जैसे आप शिफ्ट करते हो ना अपने सर को, जैसे जैसे आपने मूवमेंट किया या फिर आपका हेड मूव कर रहा है, तो वो आपके जो हेयर रिसेप्टर्स होते हैं, हेयर सेंसरी सेंसेस होते हैं, उसके थ्रू ब्रेन को सिग्नल भेजता है और फिर ब्रेन अपना काम कर लेता है कि बॉडी का बैलेंस खराब हो रहा है या फिर स्टेबल हो रहा है, तो उस हिसाब से वो काम करता है। ठीक है, अब टाइप्स की अगर हम बात करें तो कंसर्निंग द स्टेट ऑफ अ बॉडी, इक्विलिब्रियम में बी डिवाइडेड इनटू स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दोनों से नाम समझ में आ रहा है। स्टैटिक का मतलब क्या होगा कि भाई कोई बॉडी रुकी हुई है, डायनेमिक का क्या मतलब होगा कि कोई बॉडी मूव कर रही है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, if the combined effect of all the forces acting on a body is zero and the body is in the state of rest, then its equilibrium is termed as static। यानी कि ये जो किताब यहाँ पे रखी हुई है, इस पे जो भी फोर्सेस लग रही हैं उसका जो नेट फोर्स आ रहा होगा वो आपको जीरो आ रहा होगा, कि भाई कोई भी यहाँ पे जो फोर्स है उसका कोई भी पॉजिटिव साइन देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि
ये जो आपकी बुक है ये यहाँ पे है, कोई भी फोर्स यहाँ से लग रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रही है, कुछ भी लग रही है, कोई भी फोर्स, हवा चल रही है, जितनी भी चीजें हैं उन सब का जो असर उस बुक पे पड़ रहा है वो क्या है, वो है जीरो। तो आपकी जो नेट फोर्स जब जीरो हो जाएगी और आपकी जो बॉडी है वो रुकी हुई है, तो उस कंडीशन में हम उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ऑल स्टेशनरी बॉडीज, आपकी बुक यहाँ पे टेबल पे रखी हुई है, आपकी फुटबॉल ग्राउंड पे पड़ी हुई है, आप हैंडस्टैंड कर रहे हो और अपनी बॉडी को एकदम स्टेबल कर लेते हो, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल सीधे खड़े हो जा रहे हो और कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो, ये सब आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आएगा जब आपकी बॉडी जो होगी वो जीरो एक्टिंग फोर्स के अगेंस्ट काम कर रही होगी। अब उसी के अपोजिट में डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? When a body is in state of uniform motion, जब आपकी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि एक एग्जैक्ट वेलोसिटी पे काम कर रही है, एक एग्जैक्ट स्पीड पे काम कर रही है, कोई भी स्पीड ज्यादा कम नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है, एंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट जीरो, इस कंडीशन में भी जो जितनी भी आपकी फोर्स हैं उनका जो भी एक्शन है वो एकदम जीरो है, तो ये आपका क्या, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। जैसे कि जंप बाय यूजिंग पैराशूट, अब ये जो इंसान है जो पैराशूट से मूव कर रहा है, ये मूवमेंट में है और साथ ही एक यूनिफॉर्म एक्शन में है, यानी कि एक ये कांस्टेंट स्पीड से जो है ये अपना जो मूवमेंट है उस चीज को कर रहा है, जिसका मतलब है कि जो नेट फोर्सेस लग रही हैं वो आपकी जीरो हैं। जैसे ऊपर नेट फोर्स जीरो थी, यहां पे भी जो नेट फोर्सेस हैं वो आपकी जीरो हो जाएंगी, और साथ में आपकी जो वेलोसिटी होगी ये आपकी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाती है क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, कोई मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये आपकी कांस्टेंट रहती है, यानी कि कोई भी स्पीड धीमे तेज नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि पैराशूट कभी अचानक से तेज कर लिया, कभी अचानक से धीरे कर लिया, तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है, वहां पे आपका बैलेंस मेंटेन, आपकी जो एक कंडीशन है कि बॉडी को एक स्थिर रख के मूव करने की, वो आपकी वहां पे नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर वाले में स्टैटिक में आपकी नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, और आपका जो टॉर्क है यानी कि किसी भी तरह का मूवमेंट है वो भी आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम और अपने डायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझ सकते हो। अब जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी तरीके से अगर आप अपने मोशन में चेंजेस लेके आते हो, जैसे कि कोई एथलीट है, कोई रनर है, वो मैराथन दौड़ रहा है और वो एक कांस्टेंट स्पीड पे दौड़ रहा है, मानो कि 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर की स्पीड पे वो नॉर्मल अपना रनिंग करता जा रहा है, तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगी। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है उसकी वो कांस्टेंट है और वो फ्रीली मूव कर पा रहा है एनवायरनमेंट में, क्योंकि उसकी बॉडी ने, उसकी मसल्स ने जो भी फोर्सेस लग रही थी उसको एडजस्ट कर लिया है और आराम से वो भाग रहा है। लेकिन मानो कि लास्ट पोजीशन में आते आते आखिरी के 500-600 मीटर में उसने अपनी स्पीड 12 किलोमीटर से बढ़ा के 18 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो ये क्या होगा, ये अब आपका जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जो होगी वो अब आपकी कांस्टेंट नहीं रही है। और इसी तरीके से अगर कोई भी आपके वेलोसिटी में, मूवमेंट में या फिर चेंजेस आते हैं आपके स्पीड में, वेलोसिटी में, तो फिर आपका जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैटिक और डायनेमिक इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखो, 3 होते हैं, बहुत सिंपल से होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या होता है ये? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अ स्टेट इन विच द बॉडी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब। कोई भी एक ऐसी बॉडी है जिसको आपने डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करने के बाद थोड़ी देर बाद वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी जैसे वो पहले थी, तो वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ये एक हॉलो, एक आप समझ सकते हो कि एक ड्रम है, उसके अंदर ये पिंक कलर की बॉल है। अब अगर मैं इस बॉल को मूव करूंगा, जैसे कि एक पेंडुलम मूव करता है, तो अगर मैं इस बॉल को यहाँ पे हिला दूं तो ये बॉल ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर धीमे धीमे इसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, होते होते धीरे धीरे वापस आके अपनी इसी पोजीशन पे आके रुक जाएगी जहां पे पहली थी। तो ये क्या होता है, ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, जहां पे डिस्टर्बेंस की वजह से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव तो कर जाता है, लेकिन एक टाइम पे आके वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे खड़ा हो जाता है। जैसे कि पंचिंग बैग, आपने पंचिंग बैग देखे होंगे जो बॉक्सर्स यूज करते हैं, उसको मारते रहो वो मूव करता रहेगा इधर उधर, लेकिन एक टाइम पे आके वो पेंडुलम की तरह एक जगह पे रुक जाएगा। शूटिंग या फिर आर्चरी, रिकॉइल होता है शूटिंग में, गोली चलती है, गन पीछे जाती है फिर वापस आ जाती है, तो क्या है, वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। सेम फॉर आर्चरी। तो इस तरीके आपके जो मूवमेंट होते हैं ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इसमें आपका मैसिव चेंज हो जाता है पोजीशन में। कैसे? अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच अ स्मॉल डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा भी अगर आप डिस्टर्बेंस कर दोगे तो वो लार्ज चेंज प्रोड्यूस कर देता है। जैसे कि डाइविंग टू कैच अ बॉल, कोई क्रिकेटर है वो स्लिप पोजीशन पे खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ विकेट के पीछे खड़ा हुआ है, बॉल आई और उसने राइट साइड डाइव मारी। अब सोचो कि वो खड़ा किस कंडीशन में था, और डाइव मारने के बाद उसकी बॉडी कहाँ होगी, उसका हाथ कहाँ होगा, उसको कुछ पता नहीं, उसने डाइव मार दिया जस्ट टू कैच द बॉल। तो ये जो आपका इक्विलिब्रियम पूरी तरीके से चेंज कर देता है एक छोटे से मूवमेंट की वजह से भी, ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है।
और थर्ड आपका है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि हम फुटबॉल में भी जैसे गोलकीपर होता है वो जंप करते हैं, जंप करके डाइव करते हैं, या फिर आप टैकल करते हो, तो ये भी काइंड ऑफ आपके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएंगे। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच अ बॉडी कम्स टू अ रेस्ट इन अनदर पोजीशन बट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो बॉडी है, ऊपर वाले कंडीशन में क्या हो रहा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी वापस आ जा रही थी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोजीशन कंप्लीटली चेंज हो जा रही थी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पोजीशन आपकी चेंज होगी लेकिन आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक ही जगह पे रहने वाला है। इस एग्जांपल से देखो, अब जैसे ये बॉल है, ठीक है, ये फ्रीली अगर मैं इसको एनवायरनमेंट में रोल कर दूं, या फुटबॉल ले लो, कोई सी भी बॉल ले लो, अगर मैं उसको ग्राउंड पे रोल कर दूं, तो वो क्या होगा, बॉल आगे जाके रुकेगी। यानी कि कोई बॉल अगर यहाँ पे है और मैंने इसको आगे की तरफ रोल कर दिया, तो अब ये यहाँ पे आके रुक जाएगी। तो इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, रेस्टिंग इन अनदर पोजीशन शुरू हो गई, लेकिन इस बॉल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, जो कहीं यहाँ पे लाई कर रही होगी, वो पोजीशन चेंज होने के बाद भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसी जगह पे होगी, वो आपकी चेंज नहीं हुई होगी। जबकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किसी पर्टिकुलर टाइम में आपकी चेंज जरूर हुई होगी, जब भी उस बॉल का या फिर उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा होगा। लेकिन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज नहीं होती है। जैसे कि हम बात करें रनिंग की, हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल रनिंग। कोई एथलीट रनिंग कर रहा है तो वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में कर रहा है, सॉरी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कर रहा है, कि उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक ही जगह लाई कर रही है, लेकिन उसका जो पोजीशन है वो रनिंग की वजह से चेंज होता जा रहा है, उसकी बॉडी डिस्प्लेस्ड हो रही है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, बट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपकी एक ही जगह पे लाई कर रही है। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम में जो मैंने आपको ऊपर बताया था बैलेंस के लिए, इक्विलिब्रियम में तीन चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहला सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन, वो कितना ज्यादा नीचे है, आपका बेस ऑफ सपोर्ट, और थर्ड आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर है कि नहीं। अब बैलेंस और इक्विलिब्रियम में जो आपका छोटा सा एक चेंज होता है वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। जो आपका बैलेंस होता है वो ह्यूमन एबिलिटी के ऊपर थोड़ा ज्यादा डिपेंड करता है, कि अगर एक ह्यूमन की एबिलिटीज अच्छी हैं, उसकी स्किल अच्छी है, तो फिर वो अपने बैलेंस को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। जबकि इक्विलिब्रियम जो होता है ये आपका मैकेनिकल कंडीशन के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करता है, कि भाई क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, टॉर्क किस तरीके से एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल मोशन किस तरीके से मिल रहा है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपका इक्विलिब्रियम के अंदर आती हैं। तो अगर मैं आपको 2 पॉइंट ऐड कराना चाहूँ बैलेंस वाले पार्ट में, तो बैलेंस वाले में आप यहाँ पे 2 पॉइंट जो ऐड कर सकते हो, इसमें आप एक ऐड कर सकते हो सेंसरी, कि आपके जो सेंसेस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, आपका विजन कितना अच्छा है, आपका सेंस कितना अच्छा है अपनी बॉडी को बैलेंस रखने का, तो ये आपका इसके अंदर आएगा। और एक आप कर सकते हो इसमें बैलेंस के लिए आपका मसल स्ट्रेंथ, कि आपकी मसल्स जितनी अच्छी होंगी, मसल का कोऑर्डिनेशन जितना अच्छा होगा, उस हिसाब से भी आप अपना बैलेंस जो है वो बना के रख सकते हो। तो ये पार्ट जो होगा ये आपका बैलेंस के अंदर आएगा। जबकि अगर मैं इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बताना चाहूं, तो इक्विलिब्रियम में अगर आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हैं वो आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम के अंदर काउंट करेगा। कि बेसिकली हम सीधे बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्सेस की, तो वो आपके इक्विलिब्रियम की बात करेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपका होता है बैलेंस में और इक्विलिब्रियम में, बाकी ऑलमोस्ट पॉइंट सेम है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगी, बस थोड़ा सा जो बैलेंस में और आपका इक्विलिब्रियम में फर्क था मैंने बता दिया। बैलेंस में आपका ह्यूमन स्किल्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, कि भाई उनके सेंसेस कितने अच्छे हैं, उनकी मसल का स्ट्रेंथ कितना अच्छा है, कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है। जबकि इक्विलिब्रियम में हम थोड़ा सा फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हैं, कि बाहरी तरफ से हमें जो फोर्स लग रही है वो कितना ज्यादा और कितना कम डिस्टर्बेंस हमारी बॉडी पे कर रही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपका डाउट है या फिर कोई भी आपका फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो के साथ।